नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के फिजिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज जानेंगे क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी जो फिजिक्स का चैप्टर है उसके बारे में। तो उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर देख लिया था, ये 4th और लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वो जानते हैं। तो ज़्यादातर थियोरेटिकल है ये पोर्शन, तो देखते हैं। तो एनर्जी जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और एक फॉर्म मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और जो ये जो चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए कि एक स्टोन है, वो किसी घर के छत पे है, किसी घर के छत पे है। तो इस पोजीशन में उसके पास जो एनर्जी है स्टोन के पास, वो कौन सा एनर्जी होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो छत पे है। और जब स्टोन को हम उस छत से ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है? नीचे आना शुरू हो जाता है ग्राउंड की ओर। अगर उसे हम फेंकते हैं छत से तो अब होगा क्या कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था, मतलब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही स्टोन मतलब डाउनवर्ड फॉल करना शुरू होगा, इसका सारा पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है वो घटते जा रहा है, हाइट जो है डिक्रीज हो रहा है। इस कारण से इसका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो है ½ mv²। तो जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। और हम लोग एक चीज और क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो यहाँ m और g यानी मास उस बॉडी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों तो फिक्स है, लेकिन जो h है वो डिक्रीज हो रहा है जब वो नीचे आ रहा है। तो जब h डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा। अब आगे देखते हैं कि दूसरे वर्ष में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोन का है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। और कुछ समय बाद यानी कि जब स्टोन जो है वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा। और ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जब भी कोई बॉडी को अगर हम रिलीज करते हैं किसी भी हाइट से, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली मतलब लगातार वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है या फिर चेंज होते रहता है उसके काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक टाइप का देख लिया कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। अब आगे देखते हैं कुछ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, कुछ फिगर के साथ एग्जांपल देख सकते हैं कि एक जो बॉल है वो हेल्ड किया हुआ है, मतलब एक हाइट पे है वो बॉल, तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है। और जब बॉल को हम रिलीज कर दिए, यहाँ देख सकते हैं रिलीज जब कर दिया गया तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे वो चेंज होकर के इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। और वैसे ही अगर हम देख सकते हैं कि ये जो फन फेयर राइड है जिसे हम लोग पायरेट शिप कहते हैं, मतलब एक नाव जैसा रहता है, झूला, जिस पर आप लोगों ने झूला होगा, मतलब कभी मेले में गए होंगे तो इसमें हमेशा क्या होते रहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होते रहता है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते रहता है। तो ये कब होता है ये आगे देख लेंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जब ये झूला जो है वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो जब हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मतलब पूरा का पूरा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और जैसे जैसे फिर वो बैक आएगा, मतलब नीचे आते जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में होगा। और फिर से जब मतलब नीचे आ गया तो आ गया इसके पास काइनेटिक एनर्जी पूरा, पोटेंशियल एनर्जी खत्म। और फिर से जब दूसरे साइड ऐसे जब ऊपर जाएगा तो एकदम जो हाईएस्ट पोजीशन है वहां जाएगा तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी फिर से रीगेन कर लेगा और फिर से वो फिर इधर आएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो उसमें चलते रहता है। वो जो पायरेट शिप है वो
अब अगर कोई डाइवर है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा डाइविंग, मतलब ऊपर से छलांग लगा करके कोई नीचे स्विमिंग पूल जैसा रहता है उसमें डाइव करता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी जो ड्राइवर के पास था वो ऊपर था, मतलब थोड़ा ऊपर से वो नीचे कूदता है और हवा में ही थोड़ा छलांग लगाता है, 2-3 बार वो मतलब घूम भी जाता है इस तरीके से हवा में। तो यहाँ डाइवर ने किया क्या कि अपना जो पोटेंशियल एनर्जी था उसे चेंज कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ये जो तीनों केस है, यहाँ क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और जो सेकंड केस है यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो दोनों चीज होता है, मतलब रिवर्स भी होता है। तो रिवर्स क्या होगा, अगर स्टोन का केस अगर हम देखेंगे कि रिवर्स कब होगा, जब हम स्टोन को ऊपर की ओर फेंकेंगे, और जब भी हम स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो शुरू में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है स्टोन के पास, वो चेंज होने लगता है पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टोन को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसके पास मतलब जब नीचे आ गया वो, तो उसके पास क्या था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, और जब हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होते जा रहा है। और जैसे ही स्टोन एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर पहले तो जाते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ते जाएगा क्योंकि हाइट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो स्टोन का है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो स्टोन पहुंच जाएगा अपने पाथ का, मतलब जितना ऊपर तक, मतलब जितना ताकत से हम फेंकेंगे उतना ऊपर तक वो जाएगा, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी उस स्टोन का मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर से उस हाईएस्ट पॉइंट से वो स्टोन करेगा क्या कि वो रिटर्न वापस बैक आएगा। तो यहां हाईएस्ट पॉइंट से अब टोटल एनर्जी जो स्टोन का है वो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे हो था, और फिर से जब वो लौट कर आएगा नीचे तो फिर से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ गया कि कोई भी बॉडी को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज होते जाता है उसके पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ऊपर से ड्रॉप करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और नीचे से अगर हम उसे ऊपर थ्रो करेंगे तब उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो दोनों का अगर फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी और हाइट पे डिपेंड करता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो वेलोसिटी जैसे जैसे मतलब ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगा तो हाइट डिक्रीज होगा, मतलब ग्राउंड से हाइट देखना है तो हाइट अगर ग्राउंड से डिक्रीज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। मतलब यहाँ वाटर से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो यहां पे होगा क्या कि नदी में डैम बनाया जाता है, सबसे पहले डैम नदी में बना दिया गया बांध, उसके बाद यहां रिवर का वाटर डैम के पीछे कलेक्ट कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर। मतलब वहां पे जैसे हम लोग पानी कहीं इकट्ठा करते हैं तो वैसे ही नदी में हम लोग पानी को क्या किए, इकट्ठा कर लिए। अब वाटर जो है जो डैम के पीछे स्टोर्ड है उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है तब तक हमारे यूज में नहीं होगा जब तक कि हम इस वाटर को अलाउ ना करें कि वो डैम के, मतलब डैम से वो फिर नीचे गिरे। तो जैसे ही वो डैम से नीचे गिरना शुरू होगा जो वाटर है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होते जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और इसी काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, और जो फॉलिंग वाटर है उसका काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम लोग अब आगे करेंगे क्या कि बड़े बड़े व्हील्स या फिर बड़े बड़े जो टरबाइन होते हैं उसको रोटेट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ फिगर में पहले देख लेते हैं कि ये रिजर्वायर है, मतलब डैम है, यहाँ से वाटर को हम अलाउ किए हैं कि ये नीचे गिरे। तो जब ये वाटर नीचे आ रहा है तो इसके पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी यहाँ पे स्टोर था वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि टरबाइन या फिर व्हील है, बड़ा बड़ा टरबाइन या व्हील रहता है, इसको ये रोटेट करता है, और इस टरबाइन से शाफ्ट के थ्रू एक जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है। और जब ये जनरेटर को ये रोटेट करता है, ये जो वाटर मूव किया इस टरबाइन के व्हील्स को,
तो जनरेटर जब रोटेट होगा तो यही जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो आगे यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है किस तरीके से। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी था वाटर का वो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ इसके काइनेटिक एनर्जी में, और देन ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थ्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देख सकते हैं ये डैम में इस टाइप से रहता है, ये डैम का शेप है और यहाँ पे बहुत सारे ये टरबाइन है और ये सारे टरबाइंस को वो वाटर जो है, वाटर का जो पावर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको रोटेट करता है और वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी। जब भी उसके पास वेलोसिटी आया, मतलब वो बहना शुरू हुआ, वेलोसिटी आया तो वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखते हैं थर्मल पावर प्लांट में, मतलब जहां पे हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और जब कोयले को हम जलाते हैं तो कोयले के अंदर जो केमिकल एनर्जी मतलब जो स्टोर्ड होता है वो हीट एनर्जी में चेंज होता है। और ये हीट एनर्जी करता क्या है कि बॉयलर में हमारा वाटर रहता है, बहुत सारा वाटर रहता है बॉयलर में, उस वाटर को वो हीट करके मतलब इतना हीट कर देता है ये कोयला कि उसे स्टीम में चेंज कर देता है, पूरे वाटर को वो स्टीम में चेंज कर दिया। अब जब बॉयलर में वाटर था स्टीम में चेंज हुआ तो समझिए कि कितना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि जो वो है वो गैस हो गया, पर लिक्विड था, लिक्विड से गैस हो गया तो वो एस्केप करना चाहेगा, उसके पास वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो इधर उधर जाने लगेगा स्टीम। तो अब हाई प्रेशर स्टीम है, अब इस हाई प्रेशर स्टीम को वहां पे वेल्व्स लगा हुआ रहता है, उस वेल्व्स के थ्रू उसको हम रिलीज करते हैं, उससे मतलब जो हमारा बॉयलर है वहां से रिलीज करते हैं। और स्टीम टरबाइंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टीम टरबाइंस होते हैं, उस पे उसको मतलब ले जाया जाता है, वहां पे वो क्या करता है उसके ब्लेड्स को वो हीट करता है स्टीम टरबाइंस को, और जिसके बाद जो ये हीट एनर्जी था वो चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और टरबाइन जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उस टरबाइन से जुड़ा हुआ रहता है यहां भी जनरेटर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहां भी चेंज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी कहां आया तो वो टरबाइन के पास काइनेटिक एनर्जी आया और उसने क्या किया, जनरेटर को रोटेट किया और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ कि थर्मल पावर हाउस में सबसे पहले जो केमिकल एनर्जी था कोयले का वो चेंज हो गया हीट एनर्जी में, और फिर से ये जो हीट एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नीचे हम लोग फिगर देखते हैं कि कितना बड़ा ये टरबाइन होता है। देख सकते हैं केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके का ये जो प्लांट होता है ये थर्मल पावर हाउस यहाँ आपका बाढ़ में देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है इतना बड़ा टरबाइन रहता है, इसके नीचे आप देख सकते हैं कितना छोटा ये इंसान दिख रहा है। तो ये इंसान है, ये इतना बड़ा टरबाइन रहता है, इसको जो स्टीम पावर प्लांट है मतलब स्टीम जब इस पे फॉल होता है तो इसको रोटेट करता है और इससे जुड़ा हुआ बड़ा बड़ा जनरेटर आता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनर्जी का कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे और वैसे अप्लायंसेस देखेंगे जिनमें ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब देखते हैं मशीन या फिर डिवाइस जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है या फिर जिसे हम एनर्जी कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर यानी एनर्जी कन्वर्टर का यूज। तो एनर्जी जो है वो एक तरीके से हमारे लिए पैसा के जैसा है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारे फॉर्म्स में इसे हम चेंज कर सकते हैं। और हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग जो भी मतलब अप्लायंसेज, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज बना दिए हैं जो कि क्या कर सकता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारा लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एनर्जी कन्वर्टर का मतलब एनर्जी कन्वर्टर को हम लोग बनाए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये भी एक तरीके का एनर्जी कन्वर्टर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, स्टीम इंजन, कार इंजन, सेल,
या फिर जिसे हम बैटरी कहते हैं, गैस स्टोव, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर सेल, ये सब जो है कुछ एनर्जी कन्वर्टर है, यानी एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में या फिर बहुत सारे फॉर्म्स में चेंज करके और जैसा हमारे यूज के लिए है वैसा ये बनाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या होता है कि स्पिन करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ये होता है और इसके बहुत सारे टाइप्स के वर्क्स होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो फैन में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है और जब ये स्पिन करता है, मतलब जब ये घूमता है तो फैन क्या होता है, इसके कारण टर्न होता है और हमारा कमरा जो है वो ठंडा होता है। तो यहां जो मोटर है वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब उसके पास, मोटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया और उसने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां मोटर क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक टाइप का एनर्जी कन्वर्टर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सर्स, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं। जैसे अब जनरेटर जो है वो करता क्या है कि कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यहाँ पे उल्टा हुआ, मोटर का बिल्कुल अपोजिट है जनरेटर। तो आगे के क्लास में जब आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि कैसे दोनों में डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा, मतलब वो अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। और यहां भी देख सकते हैं कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है कि जब हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हॉट हो जाता है। तो यहां इलेक्ट्रिक आयरन किया क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, आयरन में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रिक हीटर भी यही करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को देख सकते हैं, ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये करता क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब कि इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक लैंप, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो व्हाइट हॉट हो जाता है और इसमें से लाइट निकलता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में एंड देन लाइट एनर्जी में। तो यदि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, यानी एक काइंड के एनर्जी को दूसरे काइंड में पूरे के पूरा कन्वर्ट कर दे। तो इस तरीके से होता क्या है कि पहले एक काइंड का एनर्जी जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होता है और फिर दूसरे से तीसरे में। यानी कि यहां क्या हो रहा है कि बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट लाइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर उसका जो फिलामेंट है वो हीट होने के कारण व्हाइट ग्लो हो गया और फिर वो लाइट एनर्जी में उसे कन्वर्ट किया। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या है कि पहले ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं करता है एक ही बार में, पहले हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद ये लाइट एनर्जी में। तो यहां कुछ वेस्टेज भी होता है। इस कारण से अगर जो येलो वाला जो बल्ब होता है जो पहले हम लोग यूज करते थे अपने घरों में, उसे अगर हम टच करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट होता है। ऐसे तो जो एलईडी बल्ब है वो भी हल्का हीट होता है बहुत देर यूज होने पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट होता है क्योंकि वहां पे पहले हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था और फिर हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, तो पूरा जो है एनर्जी वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ एनर्जी का यहां पे लॉस भी हुआ। अब रेडियो का देखते हैं कि रेडियो जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा है, कैसे होता है, तो रेडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण उसका जो डायफ्राग्राम है स्पीकर का वो वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन के कारण वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से एक रेडियो सेट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेट किया, यानी कि वहां पे मोशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और देन वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, वाइब्रेशन हुआ उसके डायफ्राग्राम में जो स्पीकर है और उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टीम इंजन की बात करते हैं। स्टीम इंजन जो भाप इंजन है जो है वो पहले जो हमारे रेलवे में यूज होता था, रेलवे का जो लोकोमोटिव होता था उसमें, तो स्टीम इंजन में हीट जो है वो वाटर जो उसमें होता है उसको बॉयल करता है। इस कारण से पहले जहां भी ट्रेन रुकती थी थोड़ी देर के बाद वहां उसमें वाटर फिल किया जाता था। उसके बाद स्टीम जो है वो हाई प्रेशर में रहता
जाता है और वो शाफ्ट को या फिर जो व्हील्स जो शाफ्ट से जुड़े होते हैं उसको वो रोटेट करता है। तो यहाँ पे स्टीम इंजन जो है वो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ भी 3 हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी या फिर उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो स्टीम इंजन में या फिर कार इंजन में या फिर सेल बैटरी में। तो कार इंजन में हम लोग देखते हैं कि कार इंजन में होता क्या है कि फ्यूल बर्न होता है, जैसे पेट्रोल या फिर आजकल तो डीजल से भी चलने वाले कार आ गए हैं। तो उसमें एनर्जी उसके बाद वो करता क्या है कि इसके इंजन को ड्राइव करता है। तो ऐसा कैसे होता है कार इंजन में? तो सबसे पहले कार इंजन जो है वो केमिकल एनर्जी पेट्रोल का हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वहां पे जलता है, अंदर समझिए आग रहता है इंजन के अंदर, और उसके बाद हीट एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी हम कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। तो केमिकल एनर्जी कार के अंदर हीट एनर्जी एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल और बैटरी। तो सेल जो है वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये सप्लाई करता है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि बहुत सारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें यूज करते हैं। तो यहां हुआ क्या कि जो सेल है या फिर बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली। अब गैस स्टोव की बात करते हैं। तो गैस स्टोव जब हम कुक करते हैं, एलपीजी जो हमारे घर में होता है वहां, तो गैस स्टोव जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, मेनली हीट प्रोड्यूस करता है। तो गैस स्टोव क्या किया कि जो केमिकल एनर्जी था गैस का वो कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। तो यहाँ डायरेक्ट केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस है, ये गैस स्टोव, इसमें कुछ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। थोड़ा अगर हम गैस जला करके देखेंगे अंधेरे में तो देखेंगे कि थोड़ा लाइट भी प्रोड्यूस होता है। या फिर एक जो फिलामेंट होता है गैस का, जो छोटा गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां करते क्या है कि उसमें एक फिलामेंट लगा देते हैं, एक वैसा अपरेटस रहता है वो गैस में अटैच करके, और उससे हम लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस वहां पे करते हैं। आप सोलर वाटर हीटर को देख सकते हैं। तो सोलर वाटर हीटर करता क्या है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से सोलर वाटर हीटर जो है वो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब सोलर सेल, तो सोलर सेल करता क्या है कि ये भी सनलाइट को ट्रैप करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसमें इस तरीके का सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, वो सेमीकंडक्टर आप लोग बाद में पढ़िएगा, तो उसमें ऐसा होता है। तो सोलर सेल क्या करता है कि लाइट एनर्जी को पूरी के पूरे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर सेल में ऐसा हुआ। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। तो यहां हम लोग क्या देखेंगे कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि व्हेनेवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा तो जो टोटल एनर्जी का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जब एनर्जी चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो एनर्जी का ना ही कोई लॉस होता है ना ही कोई गेन होता है। तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम, यानी ट्रांसफॉर्म होने से पहले और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो टोटल एनर्जी है वो सेम होगा। तो हम लोग सिंपल क्या कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो कुछ एनर्जी जो है वो वेस्टेड हो सकता है। तो जब वेस्ट होगा तो वो भी किसी न किसी फॉर्म में चेंज होगा ही। जैसे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे थे लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो वेस्ट हो रहा था हीट के फॉर्म में। तो ये भी एक हीट एनर्जी के तौर पे चेंज हुआ, लेकिन हम उस हीट का यूज नहीं कर पाए। जबकि सम एनर्जी जो है वो वेस्ट हुआ कन्वर्जन के दौरान, लेकिन टोटल एनर्जी जो है उस सिस्टम का वो सेम रहा। तो अब हम देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, यानी कोई बॉडी अगर गिरेगा तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो मान लीजिए कि कोई बॉल है जिसका मास m है और उसे हम एक हाइट h तक ले गए हैं, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, और वर्क डन जो बॉल पे हम लोग किए वो उसके पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh के बराबर होगा। अब उस बॉल को हम नीचे गिराते हैं, तो जैसे जैसे बॉल नीचे आता है उसका हाइट जो है वो घटते जाता है, और जैसे जैसे ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका घटा, लेकिन
जब बॉल नीचे आ रहा था तो उसका वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाता है। फ्री फॉल में आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था, जो फ्री फॉल होता है उसमें जैसे जैसे वो नीचे आते जाता है, मतलब टाइम उसका जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तो ये एक तरीके का एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहता है। तो इस कारण काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का है हाफ mv² वो भी इंक्रीज होगा, और बॉल जैसे जैसे नीचे आते जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी वो है जो कन्वर्ट होते जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का बॉल का वो सेम होगा हर एक पॉइंट पे, यानी कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पूरा था, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा हो जाएगा, बीच में अगर हम ऐड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। तो जब हम बॉल को जस्ट रीच मतलब वो ग्राउंड पे रीच होने वाला होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो एनर्जी है वो चेंज होता है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी बॉल का चेंज हुआ तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहां पे दिया, यानी कि कोई भी एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी था वो कांस्टेंट रहा। तो ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि शुरू में उसका पोटेंशियल एनर्जी जो था वो 20 जूल था, और वो जैसे जैसे नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 20 जूल हो गया। तो जब हम ऐड करते जाएंगे हर एक पोजीशन पे तो ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम हो रहा है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है फ्री फॉलिंग के केस में, किसी भी पॉइंट पे वो अपीयर हो रहा है कि इक्वल इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो एनर्जी जो है फ्री फॉलिंग ऑफ बॉल में वो कंजर्व्ड है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सिंपल पेंडुलम में देख सकते हैं। तो स्विंगिंग जो होता है सिंपल पेंडुलम का, ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। यहाँ क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वापस पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसा आपने वो जो नाव वाला जो झूला था उसमें देखा था, वैसा ही ये सिंपल पेंडुलम में भी होता है। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी हुआ पेंडुलम को स्विंग करने में, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे वो सेम रहा या कंजर्व रहा। तो यहाँ आपका जो चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है, मतलब समाप्त अभी नहीं हुआ है, आपको इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।